नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा वत्सल मिश्रा और मेरे साथ हैं फूलपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी से आवेदन कर चुके लाखों दिलों की शान हाजी माशूक खान जी। आइए हाजी माशूक खान जी से राजनीति पर चर्चा करते हैं। हाजी माशूक खान जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये है सर कि आप मल्टी विधानसभा के नेता कहे जाते हैं, ऐसे में आपका फोकस किस विधानसभा पे है, या फिर ऐसा है कि पार्टी आपको जिस विधानसभा के लिए बोल देगी आप वहीं पर फोकस करेंगे? नहीं, वो तो ठीक है, पार्टी जहाँ कहेगी वहाँ फोकस किया जाएगा। अब इलाहाबाद ज़िले में मैं 2 चुनाव तो लड़ चुका हूँ जी। फूलपुर से मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ा था और शायद दक्षिणी से मैं बसपा से चुनाव लड़ा था। और इलाहाबाद ही नहीं, मंडल में लोग जानते हैं चुनाव। अब जहाँ पार्टी का आदेश होगा वहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगा। तो आप एग्जैक्टली किस विधानसभा? फूलपुर पे? मेरा विधानसभा तो प्रतापपुर है। अच्छा। लेकिन सारा कार्य क्षेत्र या तहसील हमारी फूलपुर ही है। अच्छा। तो फूलपुर से ही मैं चुनाव लड़ूंगा। तो फिलहाल आपका फोकस फूलपुर पर है? फूलपुर पे है जी। तो एक और बात बताइए मुझे कि आपके हिसाब से राजनीति और समाज सेवा में क्या अंतर है, या कोई अंतर नहीं है? नहीं, राजनीति, समाज सेवा और राजनीति दोनों एक पैरेलल हैं। और जो समाज सेवा में रहेंगे और राजनीति में रहेंगे तो ज़्यादा समाज सेवा कर पाएंगे, ऐसा मानना है जी। हाँ, जो कम होता है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो राजनीतिक लोग अगर समाज सेवा करें तो ज़्यादा अच्छा है। और समाज सेवा तो भला काम है, करते हैं लोग, कोई खास अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जितने भी ये राजनेता होते हैं वो आजकल इस चीज़ को एक व्यवसाय के रूप में ज़्यादा देखते हैं? नहीं, अभी इसके कमर्शियल कर दिए हैं लोगों ने, लेकिन ऐसा है नहीं। जनता समाज सेवा भी आपकी देखती है और काम भी देखती है। और पहली बात तो आप इंसान हैं, इंसानियत बरतिए जी, वो पहला समाज सेवा है। अगर लोग समाज में हैं, जात चाहे जो हो, लेकिन पहले तो इंसान हो, इंसानियत बरतो, ये पहली समाज सेवा है जो लोग कम कर रहे हैं। सर, फूलपुर विधानसभा से 2 दर्जन से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, ऐसे में हाजी माशूक खान जी अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, जो भी दावेदारी करता है, आवेदक होता है, सभी तो ये मान के चलते हैं कि मैं भी पक्का हूँ या मिलेगा। तो मैं भी पार्टी में तो वैसे मैं 93 से बड़े यंग एज में मुलायम सिंह यादव के साथ रहा और पार्टी में लगा रहा। आज उचित समय है, मौका है, अगर पार्टी हमें मौका देगी तो मैं अच्छे से चुनाव भी लड़के और जीत के दिखाऊंगा। आपने काफ़ी यंग एज पे राजनीति ज्वाइन की थी, तो ऐसे में आप हमें ये बताइए कि परंपरागत राजनीति और नई राजनीति में आपको अंतर क्या दिखता है? नहीं, अंतर समय अनुसार थोड़ा बदला। लोगों ने कुछ धर्म को ज़्यादा जोड़ा जी, और उसका लाभ भी उन्हें मिला। जाति से जोड़ दिया, धर्म से जोड़ दिया, कट्टरता से जोड़ा, इसलिए अंतर तो हो गया। तब से 93 से आज 30 साल से ज़्यादा हो गया, अंतर तो है। लेकिन अब ये समय समय पे चेंज होता रहता है। आज पब्लिक फिर उसी जगह आ रही है। जैसे कि आप ये देखिए, प्रगति या विकास तो हमारी ज़रूरत है, होना भी चाहिए, लेकिन फिर घूम के तो आप वहीं आते हैं जहाँ से आप चले। इसी पे मेरा अगला सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कि पिछड़ी जातियों का यूज़ केवल और केवल अपने राजनीतिक मुद्दों के लिए होता आया है? नहीं, ऐसा है। पिछड़ी जातियों के लिए देखिए, बीपी सिंह ने जब आरक्षण दिया है 27% 89 के रेजीम में, तो पिछड़ी जातियाँ तो लगी तो बहुत दिन से हैं। 67 से चुनाव रहा, कांग्रेस का एक छत्रराज रहा, लेकिन इनको पिछड़ी जातियों को सही सम्मान दिया है बीपी सिंह जी ने, जनता दल के टाइम में हुआ, इनको आरक्षण आया। और पिछड़ी जातियों से बहुत, आज भी सभी पिछड़ी जातियों को यूज भी किए हैं, ऐसा नहीं है। भाजपा हो, कांग्रेस छोड़, बाकी सब का पिछड़ी जातियों से ज़्यादा। तो कोई उनके मुद्दों को तो देख ही नहीं रहा है। नहीं, मुद्दों को नहीं देखते तो ये लोग आगे कैसे आते? 4 बार मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी है, तो पिछड़ी जातियों को पिछड़े वर्ग के लोगों ने ही बनवाया।
तो हम आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि आप हमें ये बताइए कि ऐसा क्या डिफरेंट हो गया पिछली बार कि बीजेपी राज्य में आ गई? ऐसा क्या गलत हुआ बाकी सारी पार्टियों से कि वो अभी तक उनका कंपटीशन नहीं बन पाई है अच्छी तरीके से? नहीं, कंपटीशन तो अभी बनता दिख रहा है। पहले जो 17 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार मांगने वाले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पब्लिक से आह्वान किया, तो पब्लिक को ये लगा कि और बेहतर होगा जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत बुरा हो गया। जनता त्राय त्राय कर रही है, चारों तरफ हंगामा। किसान की बात देख लीजिए, किसान आपका अन्नदाता है और अन्नदाता के लिए आप कील कांटे रोड पे ठुकवा रहे हैं। फिर भी पिछली बार ऐसी क्या गलती हुई थी, क्या आप मानते हैं? पिछली बार गलती देखिए, बहकावे में तो आ जाता है, पब्लिक है। अगर कोई बहुत लंबा लंबा झूठ बोल दिया, जैसे मोदी जी ने कह दिया 15 लाख रुपया सबके खाते में आ जाएगा, नोटबंदी से ये फायदा हो जाएगा, काला धन आएगा। आया क्या? नहीं आया। लेकिन उम्मीद तो हुआ कि हाँ ये सही है, बहुत काला धन है हमारे देश में, आ जाएगा तो हम लोगों को मिल जाएगा। तो इस तरीके का जो बहकावे की राजनीति हुई, झूठ और फरेब ज़्यादा हुआ है, उसमें जनता फंसी है। ये नहीं है। विकास तो ठीक था, अखिलेश यादव ने विकास किया था। आप 22 महीना में 320 किलोमीटर रोड, आगरा एक्सप्रेसवे, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब बेहतरीन रोड बना है, तो इसको विकास, मेट्रो भी बना। और 100 नंबर कौन लाया? एक सोच ही थी 100 नंबर जो आज 112 कहला रही है, ये अखिलेश यादव की सोच थी। अब विकास को फिर भी गौण कर दिया और धर्म पे और बहकावे में लोग आ गए। सर, जैसा कि आपने पहले कहा कि राजनीति एक व्यवसाय की तरह भी हो गई है एक तरीके से, आपको नहीं लगता इस वजह से कंपटीशन बहुत बढ़ गया है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि व्यवसाय की तरह हो गई है। और कुछ जैसे आप मीडिया को ही ले लीजिए, आज गोदी मीडिया बहुत हावी हो गई है। प्रज्ञा जी, आप देखिए कि कितनी गोदी मीडिया अपना निर्णय सुना देती है, किसी को अपराधी बना देती है। आप दिशा रवि को देख लीजिए, 22 साल की लड़की थी, वो पर्यावरण पे काम करती थी, उसने किसानों की बात उठाई तो उसको जेल जाना पड़ा, राजद्रोह तक का केस हुआ। तो मीडिया ही ट्रायल कर दे रही है। तो इसी तरीके से व्यवसाय राजनीति में भी आ गया, जैसा आप मीडिया में देख रहे हैं। तो फिर आपको नहीं लगता इस वजह से कोई प्रतियोगिता वगैरह का स्कोप है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ठीक है, जहाँ जिसको मौका मिलता है वो अपना काम करते हैं। प्रतापपुर के विधायक मुस्तफा सिद्दीकी जी आज सपा के बहुत करीब हैं और वो भी फूलपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि अवसरवादिता के कारण नए और मूल कार्यकर्ताओं का बहुत नुकसान होता है? अब देखिए, मैच्योर राजनीतिक आदमी होना चाहिए। मुस्तफा सिद्दीकी प्रतापपुर के विधायक हैं, बसपा के विधायक रहे। उनको अभी वो दिखा कि नहीं बसपा ख़त्म हो रही है तो सपा ज्वाइन कर लिए और दावेदारी भी कर रहे हैं। भले आवेदक ना हों, लेकिन चूँकि पूर्व विधायक या मौजूदा विधायक हैं, किसी पार्टी से रहे, तो दावेदारी बनती है। लेकिन हमें लगता है कि अखिलेश यादव जी एक मैच्योर अभी राजनेता हैं, वो बहुत सोच समझ के टिकट देंगे। हाजी माशूक खान जी, फूलपुर में क्या समस्याएं देखते हैं? देखिए, समस्याएं फूलपुर, आपको याद होगा प्रज्ञा जी कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्षेत्र रहा। लेकिन जहाँ तक रहा, ये तो हम लोग बच्चे थे तब सुना करते थे। पंडित विजय लक्ष्मी थी, बहुत सारे हुए, लेकिन ये पिछड़ा तो रहा। आज फूलपुर की जो दिशा और दशा है वो बहुत अच्छी नहीं है और बहुत विकास काम नहीं है। एक इसको लगा जरूर है फैक्ट्री के नाम पे जी, तो उससे बहुत स्थानीय लोगों का फ़ायदा नहीं हुआ और डेवलपिंग में तो बहुत पीछे है। वहाँ ज़रूरियात के जो सामान होने चाहिए वो नहीं है, फूलपुर पीछे है और मतलब जमुना पार से भी पीछे हो गया। तो इन चुनौतियों के लिए आपके पास कुछ योजनाएं होंगी? बिल्कुल योजनाएं हैं। और देखिए, योजनाएं या विकास जी, विकास कोई करता है तो कोई किसी पे
मतलब पब्लिक पे आप एहसान नहीं, पहले ये है कि सबसे बड़ी तो भाईचारा होनी चाहिए जी। जो हमारे देश और प्रदेश से कम हो गई है। पहले तो ये पैदा करिए कि भाईचारा लोगों में पैदा हो, जो दशा दिशा जो फायदा करे पब्लिक को वो काम होना चाहिए। विकास देना या विकास करना सरकारों की जिम्मेदारी है और हमारे ही मतलब पब्लिक के ही पैसे से विकास का काम होता है जी। उन्हीं के टैक्स के पैसे रहते हैं। लेकिन मौजूदा सरकार इतना मतलब बरगला दिया है, पहले तो धर्म के हिसाब से ले आई, लोगों को इतना कट्टर, देखिए कट्टर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है और शायद इसका एग्जाम्पल हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है जिसने कट्टरता पे ज़्यादा ध्यान दिया, आज उसकी हालात क्या है। अगर हम उसकी सिस्टम में चलेंगे तो हमारी भी हाल वही हो जाएगी। तो फिर बाकी पार्टियां भी तो यही कर रही हैं। नहीं, पार्टियां देखिए सब अपने अपने हिसाब से चलाती हैं पार्टियां, लेकिन बीजेपी का तो अपना एक सूत्री कार्यक्रम है। धर्म को हम ये मानते हैं कि प्रज्ञा जी धार्मिक आदमी बहुत अच्छा होता है, किसी धर्म को मानता हो। दुनिया का कोई धर्म ना आपको गलत सिखाता है ना, लेकिन अगर अधर्मी धर्म का ढोंग करता है तो वहाँ दिक्कत आती है। धर्म होना चाहिए, हम धार्मिक हैं, हमको नमाज पढ़ना चाहिए, हमको रोज़ा रखना चाहिए, ज़कात देना चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दूसरे को तकलीफ हो तो जात पात धर्म के नाम पे बांटना तो हर पार्टी करती है, ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। नहीं, ये ऐसा करते हैं, लेकिन अभी जनता थोड़ा जागरूक हुई है। हर समय एक ही चीज़ नहीं चलता है, चल गया कभी तो अब उसको हम हमेशा परमानेंट न मान लें। जी। फूलपुर विधायक से, अभी जो वर्तमान के फूलपुर विधायक हैं, उनसे आप कितने संतुष्ट हैं? तो देखिए, उनसे हमारा संतुष्ट होना या न होना कोई मायने नहीं रखता। वो अपने पार्टी एक नागरिक के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे देखिए, वो पहले बसपा से भी वहाँ के विधायक रहे हैं, 7 से 12 तक वो वहाँ के विधायक रहे हैं और उनके काम से तो कतई लोग नहीं खुश थे। लेकिन वही जो आपने कहा कि भी भाजपा ने अपना कुछ ढोंग लगाया और वो मौजूदा विधायक, पब्लिक का काम करना वो सीधा हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वो जनता से बहुत दूर है। जनता उनको पसंद तो नहीं कर रही थी, लेकिन वो पार्टी के नाम पे जीत के आ गए, तो सभी ठगा महसूस कर रहे हैं। बीजेपी से पूरी जनता कर रही है, तो एक विधायक की बात क्यों किया जाए। सरकार का ये क्लेम करना है कि कानून व्यवस्था टाइट है और सारे अपराधी और अपराधों पे अंकुश है। ऐसे में हाजी माशूक खान जी इस बात से कितने संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं। एक चीज़ और आपको प्रज्ञा जी बता दें जी कि कानून व्यवस्था तब दुरुस्त रहेगा कि कानून की कोई क्राइम की कोई जाति नहीं होती, क्रिमिनल की कोई जाति नहीं होती। आप क्रिमिनल को जो भी क्राइम करे उसको क्राइम और कानून के हिसाब से देखिए, जात मत पूछिए, तब तो सुधरेगा। लेकिन आज जो ढोल पीटा जा रहा है, चाहे हाथरस हो, अभी उन्नाव में हो गया, ऐसा एक दो के नाम लेने से ये नहीं हो रहा है। अनेकों हजारों उदाहरण हैं कि पूरा कानून व्यवस्था चौपट है पूरे उत्तर प्रदेश में। हाँ, ये कहते हैं कि लोग भाग गए तो कैसे दिन, पर ऐसा तो है नहीं कि ये सारी की सारी घटनाएं सिर्फ बीजेपी के राज्य में हो रही है, होती तो पहले से आई है। नहीं, पहले से होती थी, ये इसी पे तो आए। और आपको नहीं लगता कि सपा हमेशा कानून व्यवस्था पे ही फेल रही है? ये इसीलिए वही बात मैं कहने जा रहा था जो आपने फिर हमसे पूछ भी लिया। कानून व्यवस्था के नाम पे इन्होंने बहुत बड़ा हुआ मतलब महंगाई और भ्रष्टाचार जी। और अब की बार मोदी सरकार, जबकि मोदी को नहीं बनना था यहाँ, लेकिन यही कह के तो ये लोग आए हैं, भ्रष्टाचार, महंगाई, कानून व्यवस्था। लेकिन एक चीज़ भी आप बताइए, आप मीडिया से हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है? नहीं है, लेकिन फिर भी अब वही प्रचार कर रहे हैं। यहाँ मैं लेना चाहूँगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
हाजी माशूक खान जी, आप हमें ये बताइए कि एक नागरिक के तौर पर आपको क्या लगता है कि सरकार किन किन मोर्चों पर फेल है? सबसे बड़ा मोर्चा तो सरकार का फेल होने का ये है कि जो चीज़ जो इन्होंने कहा था उस सब पे तो इनका झूठा वादा निकला। अब आप महंगाई को ले लीजिए, पूरे चरम पे है। ये आज $62 में क्रूड ऑयल है जी। और ये आपने देखा होगा अभी कोरोना काल में 20 पे आ गया था। कुछ तो ऐसा मिल रहा था कि आप ट्रांसपोर्ट करके ले जाइए फ्री में जी। लेकिन क्या 1 रुपया कम हुआ? और बढ़ा दिया। और कांग्रेस की सरकार थी 2014 से पहले तो 9 रुपया एक्साइज ड्यूटी थी जी। आज 33 रुपया है। जब एक्साइज बढ़ेगा उस पर वैट बढ़ेगा। 30 रुपया 31 रुपया लैंडिंग कॉस्ट आ रही है तेल का, क्रूड ऑयल मौजूदा रेट पे 62 में, तो हमको मिला है 100 रुपये में। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? 21 लाख करोड़ रुपया सरकार के पास आया है एक्स्ट्रा, ये पेट्रोलियम पदार्थ से। जनता त्राह कर रही, कोई सुनने वाला है? चिल्लाते रहो, सब लॉजिक दें। राष्ट्रहित में जब हम रहेंगे, जब हम जिंदा होंगे तभी तो खाएंगे। तो इसके लिए बाकी पार्टियां कोई प्रदर्शन वगैरह क्यों नहीं कर रही हैं? खूब कर रही है, लेकिन प्रदर्शन तो राजद्रोह का डर भी बनाए हुए हैं। CBI है, ED है, इनका अलायंस भी तो है उनसे। भाई पहले यही कांग्रेस के टाइम में तोता कही जाती थी, आज क्या है? तो लोग कर रहे हैं, बहुत प्रदर्शन हो रहा है, बहुत मुकदमे हो रहे हैं, आए दिन रोज सड़क पे हैं। और एक बात और आपको बता दें, जो 13 में आपने देखा होगा, अन्ना जी इसी काम के लिए आए थे जी। सरकार आप पार्टी बन गई। हाँ, आप पार्टी से एक नेता बन गया, उसमें वो समझ गया कि हमको तो ये राह पकड़ना चाहिए। अदरवाइज अन्ना जी तो आए थे इसी काम के लिए कि ये सरकार गिरानी है जी। और उन्होंने गिरा के अपना चल दिया। अब अन्ना जी को किसान नहीं दिखाई देता, अब लोकपाल कहाँ गया? क्यों नहीं बोलते? तो उनकी तरह का कोई और अन्ना हजारे क्यों नहीं बन जाता? अब अन्ना हजारे फिर कोई ना कोई पैदा होगा, ये धरती पे कोई ना कोई अम्बेडकर आएगा, कोई ना कोई कांशीराम आएगा, तो हमेशा एक साथ नहीं रहता मौसम। तो आपको नहीं लगता समाजवादी पार्टी इसके लिए कुछ करेगी? भाई राम मनोहर लोहिया जी मतलब बनिया समाज के थे, अपर कास्ट के थे जी। उन्होंने पिछड़ों की, दलितों की, माइनॉरिटी की, सभी की बात की है। तो जयप्रकाश नारायण भी श्रीवास्तव थे, लेकिन उन्होंने भी किया। तो ऐसा समय पे आएगा, वो देखते रहिए। ऐसा तो है नहीं कि इसे चुपचाप ही चलेगा। तो और ये सत्ता का घमंड नहीं होना चाहिए। सत्ता में आज आप हैं, कल विपक्ष में होंगे जी। अगर यही डीजल पेट्रोल का रेट, स्मृति ईरानी का आपने देखा नहीं था कि सिलेंडर को सर पे लेके घूमती रही, तब 400 रुपये में था, आज 800 रुपये में है। कोई नहीं, अब तो भाई जब सत्ता पा जाते हैं तो लोग भूल जाते हैं। सही बात। हाँ। सर एक और बात मुझे बताइए, पिछली बार लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन जो था वो फेल रहा था, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ना कितना ऐसा है, इसको प्रॉफिटेबल रहेगा? फेल नहीं कह सकते मैडम। देखिए, फेल तो नहीं रहा, लेकिन वही हम आपको बता रहे हैं कि अब हमारे 44 जो CRPF के जवान मारे गए थे जी। उसमें से एक आदमी पकड़ा भी गया है, देवेंद्र सिंह। तो क्या वो बातें जनता तक पहुंची? कैसे हुआ, क्या हुआ? 350 किलो RDX आया और वहाँ पे आया जहाँ की एक तिनका नहीं आ सकता। आज तक उसका कोई बहुत खुलासा नहीं हो सका। तो वो अगर लाशों पे ही राजनीति करना है और इस तब करना है तो वो असर कैसे रहेगा? आपने जवानों के लाशों पे राजनीति कर लिया और सक्सेस हो गई। मैं गठबंधन की बात कर रही हूँ। वही गठबंधन तो इतना मजबूत था कि 80 में उसको 65 सीट जीतना चाहिए, 15 सीट जीती। तो फेल नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि वो 44 जो हमारे CRPF के जवान उसी यही फरवरी ही चल रहा है ना, इसी में जो मारे गए थे, शहीद हुए देश के लिए, और वो डिमांड भी किए थे कि हमको जहाज से भेजा जाए जी। और अभी इसको तो भाई ये जांच का विषय है, जांच कौन करेगा? जांच करने वाले करके अगर सही उसको लावे तब तो समझ में आवे कि क्या है।
तो आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में सपा अकेले हाथ भी जीत? सपा अकेले सरकार बनाई थी 12 में, जी। आपने देखा होगा कि 236 करीब विधायक रहे हैं, तब तो कोई गठबंधन नहीं था, बसपा भी 80 जीती थी। तो वही होता है ना, जनता जब किसी चीज़ को समझती है, आज की डेट में सपा के अलावा कौन उनको विकल्प दिखाई दे रहा है? भाई बसपा को उन्होंने अपना दबा लिया है, जी। चुपचाप बैठ गई है, गठबंधन भी तोड़ा और साथ में उनके जो हालात हैं उनके विधायक भी छोड़ के चले गए। 19 में आज 5-6 उनके पास बचे हुए हैं, 19 थे उसमें 5-6 बचे हुए हैं। तो जनता आज जो चाह रही है, जनता का मूड है। ऐसे में आप मुझे एक और बात बताइए कि 2022 की राजनीति में आप क्या बदलाव देख रहे हैं, या आप फिर से बीजेपी ही रिपीट करने वाली है? बदलाव ये देख रहे हैं कि जनता जिस तरीके से त्रस्त है महंगाई से, और कानून व्यवस्था की जो बात आपने की है, कानून व्यवस्था का मामला हो, तो जो चीज़ बोल के ये आए थे उसमें कहीं से खरा उतरे नहीं। तो जनता को ये लगा कि इससे तो पिछली सरकारें ही बेहतर थी। अखिलेश यादव का एक वो भी रहा कि पढ़ा लिखा नौजवान व्यक्ति है और उन्होंने नया विजन में लाया। जैसे हमने आपको कहा कि ये 100 नंबर कौन लाया, ये एम्बुलेंस का व्यवस्था किसने दी? उसी सरकार ने दी। ठीक है, जनता क्यों नहीं पसंद किया, क्या हो गया, या उस बहस में तो सभी, हाँ, लेकिन बहकाने में तो जरूर आ गई थी। क्योंकि आपने देखा होगा 18 फरवरी हमको याद है 17 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शमशान और कब्रिस्तान, विकास की बात तो उन्होंने भी नहीं किया, शमशान और कब्रिस्तान की बात करके वो चुनाव लड़े थे। मोदी जी ने कहा था, फतेहपुर में कहा था, 18 फरवरी था 17 में, कि शमशान, और आज आप देख रहे हैं उसी शमशान में लोग जाते हैं अपने हितैषी लोग कि हम अपने मुर्दा को जलाएंगे, दफन करेंगे, और उसी शमशान में वो शमशान इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि वो शमशान ही गिर गया जो बना था इसी सरकार में। वहाँ लोग लाश दफनाने जाते हैं, वहाँ से लाश लेके आए शमशान से अपने घर। ये है सरकार, तो फर्क है इनकी, तो क्या किया जा सकता है इसके लिए? आज अगर फूलपुर की जनता आपको अपना विधायक बना लेती है तो ऐसे में आप कितने वायदे पूरे कर पाएंगे? देखिए, वायदे से सबसे मतलब जो वायदा जनता से आप करिए वो तो पूरा करने की कोशिश करिए, नहीं होता तो जनता को साथ लेके आप उसका निराकरण करिए। जनता को ये लगे कि नहीं, हमारा जनप्रतिनिधि हमारे साथ है और हमारा साथ दे रहा है, चाहे बिजली कितनी महंगी हो गई है। बिजली देना सरकार का, हमारे ही पैसे का बिजली हमको देती है, पानी मिलना हमको मिलना चाहिए। कानून व्यवस्था के मामले में तो जो चीज़ें समाज में गलत तरीके से पेश करके लोग सताते हैं या परेशान करते हैं वो नहीं होने देंगे, जनता के साथ मिलके उसका निराकरण करें। हाजी माशूक खान जी, ये माना जाता है कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जिस वजह से जनता का ध्रुवीकरण होता है बीजेपी की तरफ। ऐसे में 2022 के चुनावों के लिए सपा की क्या रणनीति? ऐसा है कि ये तुष्टीकरण, आज बंगाल में तुष्टीकरण पे बात करते हैं जी। भाई, इतना बेहतर काम आप कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो अपने विकास की बात करें ना, अपने विजन की बात करें ना। लेकिन अगर इनके पास ये हथियार है हिंदू मुसलमान, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर कोई भी बीजेपी का नेता, अगर वो इतनी देर जितनी देर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इतनी देर में अगर पाकिस्तान का नाम ना आवे तो शायद उसका कोई भाषण पूरा नहीं होता, उसका कोई कालम पूरा है। वो तो एक इन्होंने इसको हथियार बना लिया है। तुष्टीकरण, क्या तुष्टीकरण मिल रहा है? कितने है भाई पोस्टेड आप हो रहे हो। पढ़ाई लिखाई में सबसे बड़ी शिक्षा होती है, जो शिक्षा आज आप देखिए, आजम खान साहब ने एक यूनिवर्सिटी बनवाई है, उसमें 1400 बीघा जमीन आपने फिर एक्वायर कर लिया। अरे कोई भी शिक्षक संस्थान बनते हैं उसमें क्या खाली मुस्लिम पढ़ते हैं? उसमें हिंदू लड़के भी, सारे समाज के जात हैं। तो अगर सरकार को यही सोच है, आप तो खुद नहीं बना रहे हो, जो बना रहा है उसको तोड़ रहे हो या उसको बंद कराना चाहते हो, इनकी कहाँ नीयत है? अगर एक बना रहे हैं, आजम खान ने इतनी मेहनत करके, तो सारे मुकदमे उनके ऊपर लाद दिए, बकरी चोरी, किताब चोरी, मुर्गा चोरी, ऐसे होता है। और एक सांसद है, कितनी बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा है, 9 बार विधायक रहा है,
तो ये है भाई, तानाशाही का हद हो गया है, चल रही है तानाशाही। आखिर में माशूक खान जी, आप मुझे ये बताइए कि आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को हम ये संदेश यही देना चाहेंगे कि आप प्रतिनिधि, आप जिसको भी चुनिए, ये देख के चुनिए कि उनके काम या उनके पार्टी की रीति नीति। हो सकता है सब तो अच्छे होते, अगर अच्छे होते तो दूसरे क्यों आते, लेकिन कभी कभी बहकावे में जनता आ जाती है। जनता किसी बहकावे में आए बगैर आप अपना जो भी ज़रूरियात का सामान है, जो आपको जनता को मिलना चाहिए या न्याय जो मिलना चाहिए, कानून व्यवस्था में आपका साथ होना चाहिए, अगर ये चीज़ें आपको बढ़िया मिल रही है तो आप उसी प्रतिनिधि को चुनिए जो आपके इन सब कामों में आपका साथ दे और आपके क्षेत्र का विकास करे। माशूक खान जी, इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू जी, धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे हाजी माशूक खान जी, जिन्होंने हमें ये बताया कि आज जनता को बहुत ज़रूरत है कि किसी भी बहकावे में आए बिना अपने वोट का सही इस्तेमाल करे और सही प्रतिनिधि को चुने जो उनके विकास के लिए काम करे। ऐसे ही कई सारे दिग्गज नेताओं से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। इजाजत दीजिए मुझे, यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा को, और देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।